हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो इसमें हम देख रहे हैं यूपीएससी का जीएस पेपर 2 सी सेट। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स होते हैं? क्वांट्स हो गए, रीजनिंग हो गए और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गए। तो क्वांट्स हमने आधा किया है, अभी रीजनिंग पे है। तो रीजनिंग में हम सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, कंपैरिजन ऑफ रैंक और ब्लड रिलेशन कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज भी वही करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पर्सन A, B, C, D, E and F आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी पे, फ्रॉम ईच अदर अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले 6 लोग बैठने का इंतजाम करते हैं। तो 6 लोग हो गए। तो क्या कह रहा है अब ये देखते हैं। तो क्वेश्चन है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? तो सबका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, सबका फेस हो गया सेंटर की तरफ। तो बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। तो अगर हम मान लें कि बी यहाँ पे है, तो सी कहाँ पे होगा? अपोजिट टू ये यहाँ पे होगा। अब डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। तो डी हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो डी यहाँ पे होगा तो ई यहाँ पे हो सकता है, और ई या तो ई यहाँ पे। और मान लीजिए डी यहाँ पे हुआ तो ई यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे हुआ तो ई यहाँ पे होगा। तो हमें ए के बारे में तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है? तो स्टेटमेंट 2 में मान लीजिए बी, इसमें यही है, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे एफ है, पर इसके अलावा कुछ और नहीं दिया है स्टेटमेंट 2 में। ए के बारे में तो यहाँ से भी पता नहीं चल रहा, तो स्टेटमेंट 2 भी नहीं होगा। तो हमें ए का तो किसी से भी पता नहीं चला, नहीं दोनों मिला के भी देख लेंगे तो यहाँ पे ई और डी यहाँ हो जाएगा, तो ए यहाँ होगा। पर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए अगर अंदर देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा। तो ई या डी में से कौन होगा पता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों मिल के भी। तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 6 लेक्चर्स A, B, C, D and E। ठीक है, each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM to 2 PM। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ये 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए,
12 1 2 ये हो गया। ठीक है, तो पहले 8 9 10 11 12 1 2 8 से 2 तक का लेक्चर का टाइम हो गया। ठीक है, तो विच लेक्चर इज इन दी थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर है ये हमें बताना है। तो स्टेटमेंट 1 दिया है कि एफ इज प्रिसीडेड बाई ए। तो एफ है ये प्रिसीड करता ए से, तो मतलब ए ऊपर हो जाएगा एंड फॉलोड बाई सी, तो सी नीचे हो जाएगा। पर ये कहाँ पे आएगा, कितने बजे ये शुरू हो रहा है, कुछ दिया है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे पे, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी। तो बी का यहाँ पे हो जाएगा 2 बजे, मतलब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 का जो क्लास है वो बी ले रहा है। तो थर्ड पीरियड मतलब 8 से 9 9 से 10 10 से 11 वाला, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड है, हमें ये बताना। पर यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि कोई भी स्टेटमेंट से इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाए। तो बात है अगले पे, तो क्वेश्चन मतलब दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इज ओल्डर देन बी, ए इज ओल्डर देन बी, सी एंड डी आर ऑफ सेम एज, सी इक्वल टू डी, ई इज यंगेस्ट, ई सबसे यंगेस्ट है सबसे पहले, एफ इज यंगर देन डी, डी से यंगर एफ, एफ इज ओल्डर देन ए। ठीक है, तो इसको अगर हम एक साथ लाए तो डी इज ओल्डर देन एफ, सबसे पहले हम लोग ये वाला करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पहला ये D इज ओल्डर देन F, फिर F इज ओल्डर देन A, F इज ओल्डर देन A सेकेंड हो गया। फिर हम देखेंगे A से रिलेटेड कहाँ पे, A इज ओल्डर देन B, ये थर्ड, A इज ओल्डर देन B। फिर कौन सा देखेंगे, E, कितने टोटल 5 ही ना, 5 ही के बारे में दिया है, तो A B C बाकी है, E बाकी है। तो E के बारे में दिया है E इज द यंगेस्ट, तो E को सबसे आगे कर देंगे और फिर C एंड D आर ऑफ द सेम एज, तो फोर्थ इसको देखेंगे, फिफ्थ यंगेस्ट को देखेंगे, C और D एक ही एज का, तो यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, तब इसको हम पूरा निकालने के लिए हमें किसी एक के नहीं सबकी ज़रूरत पड़ी है ना। हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द यंगेस्ट पर्सन, नहीं सॉरी ओल्डेस्ट पर्सन। तो ओल्डेस्ट पर्सन निकालने के लिए सबका ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ए का रिलेशन बी से पहले में दिया है, सी और डी का रिलेशन सेकंड में दिया है। देखते हैं यहाँ पे एक बार, ए बी का रिलेशन फर्स्ट में, सी डी का रिलेशन सेकेंड में। ठीक है, ई सबसे छोटा थर्ड में, एफ और डी का रिलेशन फोर्थ में, और एफ और ए का रिलेशन फिफ्थ में। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो ही गया, क्योंकि सी कनेक्टेड डी से, डी एफ से, एफ बी से, बी ए से, और ये सबसे छोटा है। तो हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी का भी कनेक्शन नहीं, किसी से 2 बार नहीं दिया हुआ है, तो हमें सभी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले पे चलते हैं,
कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन दिया है, देयर आर 5 मेंबर्स A B C D E इन ए फैमिली। ठीक है, तो E और B का जो रिलेशन है वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला स्टेटमेंट है A एंड B आर मैरिड। ठीक है, A B मैरिड है। D इज द फादर ऑफ C। तो D इज द फादर ऑफ C। तो D फादर, D मेल हो जाएगा। E इज द सन। तो E है जो D का बेटा है, तो D का एक है, D C का फादर है और D भी इसका बेटा है। तो मतलब C और D सिबलिंग हुए, जिसमें से D मेल हो गया क्योंकि D सन है। A एंड C आर सिस्टर्स। तो ये भी सिबलिंग्स हो गया, ये सिबलिंग है तो B मेल हो जाएगा, मतलब ये फीमेल है, मैरिड है और भी, तो ये B मेल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गए सबके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन। तो पूछा है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब 4 का जरूरत नहीं होगा, हमें E और B का रिलेशन निकालना है ना। एक मिनट, E कहाँ है? अच्छा ये E है ना। E और B के लिए स्टेटमेंट 4 का ज़रूरत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट 4 अगर नहीं रहेगा तो ये तो कनेक्शन ही नहीं होगा, तो E और B का कोई रिलेशन निकलेगा नहीं। तो पहला एक गलत हो गया। B देखते, 1, 3 एंड 4 आर सफिशिएंट टू आंसर। तो 1, 3 एंड 4, तो 1 A और B का रिलेशन है। 2D 2 में ये रिलेशन नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं बनेगा, फिर ये रिलेशन बनेगा। E इज डी सन, तो E और B का रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि E का इधर से कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा C से, अगर ये लाइन ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए ये लाइन ना रहे, तो A एंड B आर मैरिड कपल, A और B का हो क्या, E इज डी सन, A एंड C आर सिस्टर। तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, बीच का कोई लाइन ही नहीं, मतलब ही नहीं रहेगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट 2 भी गलत। स्टेटमेंट 3 ऑल 4 टुगेदर, तो ये ऑल 4 टुगेदर से तो सबका निकल ही गया ना, तो ऑप्शन C आ जाएगा। E और B का रिलेशन यहाँ से यहाँ का निकल जाएगा, तो E और B, E टू B ब्रदर इन लॉ है। अब आते हैं अगले पे। तो एक पार्टी में 75% टू टी, तो टी 75, 60% टू कॉफ़ी, कॉफ़ी 60 एंड 15% बोथ टी एंड सी 15। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी। मतलब जो मिल्क लिया है वो कॉफ़ी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं। तो टी है, कॉफ़ी है, और जो मिल्क है वो ये टी, कॉफ़ी, मिल्क है जो वो टी वाला नहीं है, तो मिल्क और टी का अलग कर देंगे, ये मिल्क। ठीक है, ये हो गया। तो मिल्क में कितना है, मतलब टी और कॉफ़ी ये दोनों 15 है,
ये 15 है, तो टी टोटल था हमारे पास 75, तो 15 यहाँ है तो यहाँ कितना बचा 60। कॉफ़ी कितना था टोटल 60, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आना है, यहाँ पे भी आना है, तो मिल्क का तो अभी कुछ दिया नहीं है, तो ये अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाउ मेनी परसेंट अटेंडेंट पार्टी, तो मतलब पार्टी में कितना लोग थे ये पता करने के लिए हमें मिल्क को पता होना चाहिए। तो 50% टुक मिल्क, तो मिल्क हो गया हमारे पास 50 लोग, तो ये 50 हो गया, पर 50 ये ऐड करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये सब हटाएंगे तब आएगा। तो अभी टोटल अटेंडेंस नहीं पता है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 50 है, ये हमें नहीं पता है, तो हम अगर इसको अगर हम लोग y मान लें, y, तो ये 50 माइनस वाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 था, 15 चला गया तो 45 बचा, 45 माइनस वाई बचा, ये हमारे पास आया है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने हैं वो निकलेंगे, तो जोड़ेंगे 60 प्लस 15 प्लस 45 माइनस वाई प्लस 50 माइनस वाई, तो ये पूरा जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने हैं वो निकल जाएंगे, कितने मतलब अटेंडेंट है। ठीक है, तो इससे तो इतना आ गया, पर इससे अकेले सॉल्व नहीं हो पा रहा है, स्टेटमेंट 1 अलोन नहीं कर पा रहा। अब हम स्टेटमेंट 2 पे देखेंगे। नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, तो मिल्क ओनली कितना है 50 माइनस वाई, तो 5 टाइम्स है 50 माइनस वाई का, तो उसको देखेंगे इधर कितना हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 60 प्लस 15 प्लस 45, ये 120 हो गया है, 120 और 50 170, ये y कैंसिल, माइनस वाई इक्वल टू 5 टाइम्स जो सिर्फ मिल्क लिया है 50 माइनस वाई, यहाँ से y तो निकल नहीं जाएगा, 170 माइनस वाई इक्वल टू 250 माइनस 5y, तो ये इधर आ जाएगा, तो 4y इक्वल टू 80, y इक्वल टू 20, तो दोनों मिल के बता दे रहे हैं कि कितने हो रहे हैं, दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो y 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 प्लस 15 35 और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलके इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट, हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते अगले पे, तो अगला कह रहा है फॉर 5 चिल्ड्रेन विथ एजेस A is smaller than B, B is smaller than C, C is smaller than D and D is smaller than E. Any two successive ages differ by 2 years. तो यंगेस्ट जो है उसका एज बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है द एज ऑफ एल्डेस्ट इज 3 टाइम्स द यंगेस्ट। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि हर एक की एज का डिफरेंस 2 साल है, तो यंगेस्ट का एज अगर हम लोग ए मान लें तो इससे बड़ा जो होगा ए बी का ये हो जाएगा सी डी और ई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि द एज ऑफ एल्डेस्ट, तो एज ऑफ एल्डेस्ट ये है, ये 3 गुना है यंगेस्ट के, तो यहाँ से हमें ए निकल जाएगा, इधर आ जाएगा 2a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू 4 ईयर्स। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 से तो आ गया, अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। तो एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर, तो ये सबको, ये जो है
ये जो a+2 a+4 a+6 a+6 सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एज होगा 8। तो यहाँ से देखते क्या क्या आता है। तो a 2 3 4 5a है प्लस 8 6 14 4 18 2 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 किधर चला जाएगा, तो 5a प्लस 20 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 40। तो 5a इज इक्वल टू 20 a इज इक्वल टू 4 ईयर्स। तो दोनों से इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आइदर स्टेटमेंट से भी हो जाएगा। हमें दोनों का ज़रूरत नहीं है, किसी एक से भी आंसर आ जाएगा। तो आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जो 4 मीटर लंबाई पे है, 2.2 मीटर चौड़ाई पे है, ठीक है, जिसमें टाइल्स ऑफ साइज 140 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बिछाया गया और ऐसा बिछाया है कि वो ओवरलैप ना करे। तो बताना है कि उसमें किसी भी तरह से एडजस्ट करके, मतलब बिना तोड़े, कितने टाइल्स उस फ्लोर पे बिछा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये हो गया। तो ये 4 मीटर है, मतलब 400 सेंटीमीटर। ये 2.2 मीटर है, मतलब 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो टाइल्स बिछा है 140 बाई 60 का है। तो मतलब अगर 140 लंबाई है, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो इसको बिछाना है। तो पहले ऐसे 140 ये 140 करके देखते हैं। एक मिनट, नहीं, लंबाई ऐसे करते, चौड़ाई ऐसे, ब्रेथ ऐसे लेते हैं, लेंथ ऐसे पहले लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ऐसे में ज़्यादा होगा। तो 60 सेंटीमीटर 400 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 एडजस्ट करेंगे, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो यहाँ लास्ट में 40 सेंटीमीटर बचेगा और 140 लंबाई में जाएगा। तो 220 में से 140 जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो मान लीजिए यहाँ तक आया, 220 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ तक आया, नीचे 80 बचा है। यहाँ तक आया, नीचे अभी 80 है। तो यहाँ से ये हमने 6 टाइल्स बिछा दिए, 40 बचा हुआ है। तो 40 में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 140 और 60 दोनों बड़ा हो रहा है, तो ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पे अभी फ़िलहाल। अब नीचे यहाँ पे 80 है, पर टाइल्स की चौड़ाई तो 60 है, तो यहाँ भी आ सकता है। और 400 है, 400 को अगर हम 140 से डिवाइड करेंगे और 14 2 जा 28 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। ये तो यहाँ पे 140 से कितना, 120 यहाँ से बाकी हो जाएंगे। तो 380 से 280 तक, मतलब यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक हो जाएगा। ये 140 बाई 60, 140 बाई 60, और ये सब एरिया ब्लैंक रहेगा। तो टोटल 8 टाइल्स हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, जो फ्लोर है उसकी मतलब
लेंथ और ब्रेथ कितना दिया है 4/2.2 मीटर, तो 4 मीटर को हम 400 सेंटीमीटर कर सकते हैं और 2.2 मीटर को 220 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लंबाई है 400 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई 220। तो हमारे पास टाइल्स जो 140/60 सेंटीमीटर का है। तो अगर हम लोग लंबाई में बिछाएं ऐसे, तो 60 सेंटीमीटर जो चौड़ाई यहाँ पे आएगा एक का, तो ऐसे यहाँ पे 400 तक में 6 पीछे जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 40 सेंटीमीटर बचेगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो फिर ओवरलैप हो जाएगा। तो 6 हो गया, अब यहाँ पे 40 बचा है, नीचे 140 ही हुआ, तो 280 में से 140 गया तो 80 सेंटीमीटर बचा है नीचे, तो 80 सेंटीमीटर बचा है। और टाइल्स की चौड़ाई है 60, तो यहाँ पे 60 में तो एडजस्ट हो ही जाएगा, तो 60 हुआ चौड़ाई, लंबाई 140 एक आया, फिर 60 हुआ, लंबाई 140, तो ये 280 सेंटीमीटर कवर कर लिया। अब 120 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ बचा हुआ है और चौड़ाई में यहाँ पे 80 बचा हुआ है, तो 120 होगा नहीं, 80 होगा नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी 140 से बड़ा नहीं हो रहा है, 140 नहीं हो रहा है, तो एक और टाइल्स यहाँ एडजस्ट होगा नहीं। तो कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 टाइल्स हो गए, इसका आंसर हो जाएगा C8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स जो है यहाँ पे एडजस्ट होगा वो 8 हो जाएगा। अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम और 50 ग्राम ईच। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, ठीक है, 2 ग्राम 5 ग्राम 10 25 50। तो अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो टू बाई 78 ग्राम ऑफ कॉइन्स वन मस्ट बाई एटलीस्ट 7 कॉइन्स। तो हमें बताना है कम से कम 7, मतलब 7 कॉइन का हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाना है कि 7 कॉइन में 78 ग्राम हो जाए, क्योंकि अगर 7 में हो जाए तो 8 में भी हो ही जाएगा, तो हमें वो देखना है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो मान ली सबसे पहले मान ली 25 का अगर हम लोग 2 लें तो 50 ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कॉइन तो हो गया। फिर अगर मान लीजिए हम लेंगे 50 हो गया, अब चाहिए हमें कितने 78, मतलब 28 और चाहिए। तो 28 के लिए हमारे पास तो 5 है, तो अगर 2 लेंगे तो होगा नहीं, तो हमें 2 कम से कम 4 चाहिए होगा, 2 ग्राम का हमें 4 चाहिए होगा ताकि 8 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 और 6 हो गया, पर 50 हो गया, यहाँ पे बचे कितने 20। तो 20 के लिए 2 करेंगे तो यहाँ पे 10 × 2 20 ग्राम के लिए, तो ये 4 2 6 2 8 हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो ये एक ज़्यादा हो रहा है, तो जो 25 में 2 ऐड किए हैं तो ये पूरे को तो 50 कर रहे हैं, ये 50 ही एक ले लेंगे तो हो जाएगा। तो वो करके देखते हैं। तो मान लीजिए हम लोग 50 ग्राम का कॉइन लिए, फिर 10 ग्राम का लिए, फिर 2 ग्राम का, तो 50 का 1 लिए, 10 का 2 और 2 का 4, ये दोनों तो सेम है, इसमें हम लोग चेंज कर दिए, एक कम कर दिए और यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दिए। तो 50 + 20 + 2 × 4 8, तो ये 78 ग्राम हो गया। तो पहला तो सही हो रहा है हमारा। अब दूसरे पे आते हैं, मतलब वेइंग करना 78 ग्राम 7 कॉइन से अंदर में। तो वेइंग करने के लिए हमें सबसे पहले तराजू चाहिए, तो ये तराजू हो गया। वेइंग करना मतलब हम दोनों साइड रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रखे एक 50 ग्राम का और हमें 28 वेइंग करना है,
तो अगर 4 अगर हम लोग 2 पर रख देंगे तो सेम ये 7 तो एक ही साइड हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि 78 ग्राम एग्जैक्ट आए। ठीक है, तो ये तो एक कॉइन हो गया। पर अगर हम 10 का 3 रखेंगे ये 80 ग्राम हो गया। और इस साइड क्योंकि तराजू है तो दोनों साइड रखा सकता है, हर एक हम 2 ग्राम का रख दें तो इस साइड 2 ग्राम इस साइड 80, तो माइनस करेंगे तो 78 ग्राम आ जाएगा। और कॉइन कितना यूज हुआ, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, 3 4 5, तो 5 कॉइन्स में ही हमारा 78 ग्राम विंग हो गया। तो लेस देन तो 7 रहा, 5 है, तो दूसरा भी हम लोग का सही है स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 5 कैंडिडेट P, Q, R, S एंड T, जिसमें से नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें 2 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो P एंड Q was selected for the job, मतलब one of P and Q was selected for the job, तो या तो P या तो Q। तो इसके हिसाब से P और Q दोनों एक साथ नहीं है, या तो P हुआ सेलेक्ट या तो Q हुआ है। अब दूसरा क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ R एंड S was selected for the, मतलब कह रहा है कि कम से कम एक R या S में से सिलेक्ट हुआ है। तो ये तो गलत है, मतलब कम से कम अगर एक हुआ तो यानी इसका उल्टा करेंगे तो एक भी नहीं हुआ है। तो R एंड S सिलेक्ट नहीं हुए, तो R नहीं हुआ सिलेक्ट, S भी नहीं हुआ। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 ऑफ R, S एंड T वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, पर R और S तो सिलेक्ट ही नहीं हुए हैं। तो देखना है कि क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, S वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो 4 सिलेक्टेड नहीं होगा क्योंकि R और S सिलेक्ट नहीं हुआ, 5 में से तो 2 गया तो 3 ही बचा ना, 3 में से P और Q में से एक ही हो रहा है, तो 2 ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी गलत। अब देखते S वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, R और S, यहाँ तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि R और S में से कोई एक हुआ है, तो मतलब दोनों नहीं हुए, तो S सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और नॉट 2। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल की क्लास में ऐसे ही स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।